आरबीएससी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने कक्षा 10 जो द्वितीय पुस्तक है कृतिका, उसका अंतिम पाठ है अज्ञेय द्वारा रचित मैं क्यों लिखता हूँ। हम सभी को पता है कि अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। इन्होंने इस पाठ में क्या लिखा है वो हम देखते हैं। पहले इनका जो परिचय होता है पाठ के अंतर्गत, हिंदी में एक समय इस पर चर्चा हुई थी कि लेखक क्यों लिखता है, किसके लिए लिखता है, उसके लेखन का प्रयोजन क्या है, मतलब उद्देश्य क्या है। अज्ञेय का यह निबंध भी उसी बरस या उसी बहस से जुड़ा है। यानी एक बार किसी काल समय में एक बहस हुई कि अज्ञेय क्यों लिखता है, लेखक क्यों लिखता है, तो अज्ञेय ने इस पर अपना ये निबंध लिखा। अज्ञेय ने अपने इस छोटे से निबंध में यह बताया है कि रचनाकार की भीतरी विवशता ही उसे लेखन के लिए मजबूर करती है और लिखकर ही रचनाकार उससे मुक्त हो पाता है। अज्ञेय का मानना है कि प्रत्यक्ष अनुभव जब अनुभूति का रूप धारण करता है तभी रचना पैदा होती है। अनुभव के बिना अनुभूति नहीं होती, परंतु जरूरी नहीं कि हर अनुभूति या अनुभव अनुभूति बने। अनुभव जब भाव जगत और संवेदना का हिस्सा बनता है तभी वह कलात्मक अनुभूति में रूपांतरित होता है। कहने का मतलब होता है कि अनुभव तो हर व्यक्ति को होता है ना। अनुभूति होती है लेकिन हर व्यक्ति उसे उकेर नहीं सकता, लिख नहीं सकता, अभिव्यक्त नहीं कर सकता। अज्ञेय ने हिरोशिमा कविता के उदाहरण द्वारा अपनी बात जो है स्पष्ट की है। जो हिरोशिमा नागासाकी वाली बात है उस पर उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा है। फिर है अज्ञेय, यानी अज्ञेय के बारे में बताया गया है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जन्म सन 1911 में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कसिया कुशीनगर इलाके में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा जम्मू कश्मीर में हुई और बीएससी लाहौर से की। क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के कारण अज्ञेय को जेल भी जाना पड़ा। साहित्य एवं पत्रकारिता को पूर्णतः समर्पित अज्ञेय ने देश विदेश की अनेक यात्राएं की। उन्होंने कई नौकरियां की और छोड़ी। आजादी के बाद ही हिंदी कविता पर अज्ञेय का व्यापक प्रभाव है। कविता के अलावा उन्होंने कहानी, उपन्यास, यात्रा वृतांत, निबंध, आलोचना आदि अनेक विधाओं में भी लेखन किया था। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है भग्नदूत, चिंता, अरि ओ करुणा प्रभामय, इंद्रधनुष रौंदे हुए, आंगन के पार द्वार, ये इनके काव्य संग्रह है। शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप उपन्यास हैं। विपथगा, शरणार्थी, जयदौल इनके कहानी संग्रह है। त्रिशंकु, आत्मनेपद इनके निबंध है। अरे यायावर रहेगा याद, ये यात्रा वृतांत है। अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक सहित 4 तार सप्तकों का समकालीन हिंदी कविता के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। यानी तार सप्तक की बात जब हम करते हैं तो उसमें अज्ञेय का नाम आता है, जिसमें तार सप्तक, फिर द्वितीय, फिर तृतीय और फिर चतुर्थ तार सप्तक, इस प्रकार 4 तार सप्तकों का विकास इन्होंने किया, रचना इन्होंने की। साहित्य अकादमी एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित अज्ञेय को अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी पुरस्कृत किया गया है। सन 1987 में उनका देहावसान हो गया। बौद्धिकता की छाप अज्ञेय के संपूर्ण लेखन में मिलती है। उनके लेखन के मूल में व्यक्तित्व की पहचान की समस्या है। ये हम अज्ञेय का परिचय पढ़ चुके हैं। अब हम पाठ पढ़ेंगे। बहुत ही छोटा सा पाठ है, मैं क्यों लिखता हूँ। अज्ञेय कहते हैं लेखक के रूप में, मैं क्यों लिखता हूँ।
यह प्रश्न बड़ा सरल जान पड़ता है पर बड़ा कठिन है। यानी अज्ञेय कहते हैं कि मैं क्यों लिखता हूँ। ये एक सरल सा प्रश्न है लेकिन ये बड़ा कठिन है, क्योंकि इसका सच्चा उत्तर लेखक के आंतरिक जीवन के स्तरों से संबंध रखता है। उन सबको संक्षेप में कुछ वाक्यों में बांध देना आसान तो नहीं है, न जाने संभव भी है या नहीं। इतना ही किया जा सकता है कि उनमें से कुछ का स्पर्श किया जाए, विशेष रूप से ऐसों का जिन्हें जानना दूसरों के लिए उपयोगी हो सकता है। एक उत्तर तो यह है कि मैं इसलिए लिखता हूँ कि मैं स्वयं जानना चाहता हूँ कि मैं क्यों लिखता हूँ। लिखे बिना इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता। यानी लेखक कह रहे हैं कि पहली बात तो ये है कि मैं खुद जानना चाहता हूँ कि मैं क्यों लिखता हूँ, और जब तक लिखूंगा नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। उसके बाद में है वास्तव में सच्चा उत्तर यही है। लिखकर ही लेखक उस आभ्यंतर जो अंदर है विवशता को पहचानता है जिसके कारण उसने लिखा, और लिखकर ही वह उससे मुक्त हो जाता है। मैं भी उस आंतरिक विवशता से मुक्ति पाने के लिए तटस्थ होकर उसे देखने और पहचान लेने के लिए लिखता हूँ। मेरा विश्वास है कि सभी कृतिकार, क्योंकि सभी लेखक कृतिकार नहीं होते, न उनका सब लेखन ही कृति होता है। सभी कृतिकार इसलिए लिखते हैं। यह ठीक है कि कुछ ख्याति मिल जाने के बाद कुछ बाहर की व्यवस्था से भी लिखा जाता है, संपादकों के आग्रह से, प्रकाशक के तकाजे से, आर्थिक आवश्यकता से। पर एक तो कृतिकार हमेशा अपने सम्मुख यानी सामने ईमानदारी से यह भेद बनाए रखता है कि कौन सी कृति भीतरी प्रेरणा का फल है, कौन सा लेखन बाहरी दबाव का। दूसरे यह भी होता है कि बाहर का दबाव वास्तव में दबाव नहीं रहता, वह मानो भीतरी उन्मेष का निमित्त बन जाता है। यानी किसी न किसी कारण से लेखक को लिखना पड़ता है। यहाँ पर कृतिकार के स्वभाव और आत्मानुशासन का बहुत महत्व होता है। कुछ ऐसे आलसी जीव होते हैं कि बिना इस बाहरी दबाव के लिख ही नहीं पाते। इसी के सहारे उनके भीतर की विवशता स्पष्ट होती है। यह कुछ वैसा ही है जैसे प्रातःकाल नींद खुल जाने पर कोई बिछौने पर तब तक पड़ा रहे जब तक घड़ी का अलार्म न बज जाए। इस प्रकार वास्तव में कृतिकार बाहर के दबाव के प्रति समर्पित नहीं हो सकता, उसे केवल एक सहायक यंत्र की तरह काम में लाता है, जिससे भौतिक यथार्थ के साथ उसका संबंध बना रहे। मुझे इस सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कभी उससे बाधा भी नहीं होती। उठने वाली तुलना को बनाए रखूं तो कहूं कि सवेरे उठ जाता हूं अपने आप ही, पर अलार्म भी बज जाए तो कोई हानि नहीं मानता। फिर लेखक कहते हैं, ये भीतरी विवशता क्या होती है, इसे बखानना बड़ा कठिन है। यानी इसका वर्णन करना जो है वो अत्यंत कठिन है। क्या वह नहीं होती, यह बताना शायद कम कठिन होता है, या उसका उदाहरण दिया जा सकता है, कदाचित वही अधिक उपयोगी होगा। अपनी एक कविता की कुछ चर्चा करूं जिससे मेरी बात स्पष्ट हो जाएगी। मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं। मेरी नियमित शिक्षा उसी विषय में हुई, यानी मैंने साइंस को ही पढ़ा। अणु क्या होता है, कैसे हम रेडियम धर्मी तत्वों का अध्ययन करते हुए विज्ञान की उस सीढ़ी तक पहुंचे जहां अणु का भेदन संभव हुआ। रेडियम धर्मिता के क्या प्रभाव होते हैं, इन सब का पुस्तकीय या सैद्धांतिक ज्ञान तो मुझे था। फिर जब वह हिरोशिमा में अणु बम गिरा तब उसके समाचार मैंने पढ़े और उसके परवर्ती यानी बाद के जो प्रभावों का भी विवरण पढ़ता रहा। इस प्रकार उसके प्रभावों का ऐतिहासिक प्रमाण भी सामने आ गया। विज्ञान के इस दुरुपयोग के प्रति बुद्धि का जो विद्रोह था वो स्वाभाविक था। मैंने लेख आदि में कुछ लिखा भी, पर अनुभूति के स्तर पर जो विवशता होती है, इसलिए कविता मैंने इस विषय में नहीं लिखी। यूं युद्ध काल में भारत की पूर्वीय सीमा पर देखा था कि कैसे सैनिक ब्रह्मपुत्र में बम फेंककर हजारों मछलियां मार देते थे।
जबकि उन्हें आवश्यकता थोड़ी सी होती थी। और जीव के इस अपव्यय से जो व्यथा भीतर उमड़ी थी, उससे एक सीमा तक अणुबम द्वारा व्यर्थ जीव नाश का जो अनुभव है वो कर सका था। जापान जाने का अवसर मिला। लेखक कहते हैं तब हिरोशिमा भी गया और वह अस्पताल भी देखा जहां रेडियम पदार्थ से आहत लोग वर्षों से कष्ट पा रहे थे। इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव भी हुआ, पर अनुभव से जो अनुभूति है वो गहरी चीज है। कम से कम कृतिकार के लिए जो रचना करता है, अनुभव तो घटित का होता है, पर अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेती है जो वास्तव में कृतिकार के साथ घटित नहीं हुआ है, जो आंखों के सामने नहीं आया, जो घटित के अनुभव में नहीं आया, वही आत्मा के सामने ज्वलंत प्रकाश में आ जाता है। तब वह अनुभूति प्रत्यक्ष हो जाती है। तो हिरोशिमा में सब देखकर भी तत्काल यानी उसी समय कुछ लिखा नहीं, क्योंकि इसी अनुभूति प्रत्यक्ष की कसर थी। फिर एक दिन वहीं सड़क पर घूमते हुए देखा कि एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया है। विस्फोट के समय कोई वहां खड़ा रहा होगा और विस्फोट से बिखरे हुए रेडियम धर्मी पदार्थ की किरणें उसमें रुद्ध हो गई होंगी। जो आसपास से आगे बढ़ गई, उन्होंने पत्थर को झुलसा दिया। जो उस व्यक्ति पर अटकी, उन्होंने उसे भाप बनाकर उड़ा दिया होगा। इस प्रकार समूची ट्रेजेडी जैसे पत्थर पर लिखी गई, यानी उस पत्थर को देखकर ऐसा लगता है कि जो संपूर्ण दुखद घटना थी वो उस पत्थर पर लिखी हुई थी। उस छाया को देखकर जैसे एक थप्पड़ सा लगा। अवाक यानी बिना बोले चुपचाप इतिहास जैसे भीतर कहीं सहसा अचानक एक जलते हुए सूर्य सा उग आया और डूब गया। मैं कहूं कि उस क्षण में अणु विस्फोट मेरे अनुभूति प्रत्यक्ष में आ गया। एक अर्थ में मैं स्वयं हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया। इसमें से वह विवशता जागी, भीतर की आकुलता बुद्धि के क्षेत्र से बढ़कर संवेदना के क्षेत्र में आ गई। फिर धीरे धीरे मैं उससे अपने को अलग कर सका और अचानक एक दिन मैंने हिरोशिमा पर कविता लिखी, जापान में नहीं, भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे। यह कविता अच्छी है या बुरी, इससे मुझे मतलब नहीं है। मेरे निकट वह सच है क्योंकि वह अनुभूति प्रसूत है। यही मेरे निकट महत्व की बात है। यानी लेखक कहता है कि कुछ लेखक ऐसे होते हैं जो अपनी आंतरिक प्रेरणा से लिखते हैं, कुछ लेखक ऐसे होते हैं जो बाहरी विवशता से लिखते हैं। तो लेखक ने मैं क्यों लिखता हूँ, इसमें क्या क्या लिखा है, पाठ सार के रूप में अभी हम देखते हैं। मैं क्यों लिखता हूँ, लेखक का नाम है अज्ञेय। पाठ सार में देखिए, पाठ सार की जब हम बात करते हैं यानी पूरे पाठ का सारांश क्या है, तो पहला है एक कठिन प्रश्न। यानी लेखक ने शुरुआत में ही कहा है कि मैं क्यों लिखता हूँ। ये प्रश्न देखने में, पूछने में तो बहुत सरल है, लेकिन इसका जो उत्तर है वो कठिन है। फिर है लेखक को प्रेरित करने वाले कारण, कि लेखक को लिखने के लिए प्रेरणा देने वाले जो कारण है वो क्या है। लेखक के स्वभाव और आत्मानुशासन का महत्व, यानी लेखक बताता है कि लेखन में अपने स्वभाव और आत्मानुशासन का क्या महत्व होता है। फिर है भीतरी विवशता क्या है, कि लेखक की जो भीतर की अंदर की विवशता है वो क्या है। अनुभव और अनुभूति में अंतर क्या है, लेखक में अनुभूति का उदय किस प्रकार होता है। तो आज हमने देखिए कक्षा 10 की जो 2 पुस्तक है लगाई हुई पाठ्यक्रम में, पहली तो है क्षितिज और दूसरी है कृतिका। इन दोनों का ही हमने अध्ययन कर लिया है। अब मैं साथ ही साथ 1-2 जो कक्षा 10 में व्याकरण लगाई गई है वह, और जो कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी है, जो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों में ही चलती है, उनके वीडियो भी अब मैं डालूंगी। तो आप सभी मेरे वीडियोस को ध्यानपूर्वक देखें, समझें, उन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।
Peace.